तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत स्वागत। आज 31 मई 2026 है, संडे है। और संडे को हम जैसे डिस्कस करते हैं द एंड ऑफ द माई जंक्शन ऑफ म्याज़म रिटन बाय डॉक्टर प्रफुल्ल जी विजयाकर सर। डॉक्टर प्रफुल्ल जी विजयाकर लिखते हैं तो डॉक्टर प्रफुल्ल गजानन विजयाकर होगा मितपाल भाई। ये गजानन जो है बड़े सर का। आज गजानंद उनके फादर का नाम था। बिल्कुल। तो इस क्रम में हम चैप्टर हमारा चल रहा है सिक्स्थ, और सिक्स चैप्टर में बेसिकली बड़े सर डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर सेल डिफेंसेस एट वर्क। और इसमें हम पेज नंबर 68 पे आ गए थे। तो इसमें मेन हेडिंग चलेगा सेल डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। कौन सा पेज नंबर है भैया? पेज नंबर 68 और डेट डाल लो 31/5/2026। तो बेसिकली सेल डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे बड़े सर डॉक्टर प्रफुल्ल सर। तो कह रहे हैं एवरी सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म फेसेस डैमेज और सेल इंजरी फ्रॉम पैथोजेंस, टॉक्सिन्स, केमिकल्स, रेडिएशंस, थर्मल फैक्टर्स एटसेट्रा। इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स टू डिफेंड इटसेल्फ। प्रत्येक सेल या ऑर्गेनिज्म सामना करता है डैमेज को या सेल इंजरी को। किसके द्वारा? पैथोजेंस के द्वारा, टॉक्सिन्स के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, रेडिएशंस के द्वारा, थर्मल फैक्टर्स एटसेट्रा के द्वारा उस पर डैमेज होने का एक तरह से खतरा बना रहता है या फेस करता है उनको। तो फिर कह रहे हैं कि इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म टू डिफेंड इटसेल्फ, और फिर उससे बचने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो अपने अंदर पैदा करता है। इसमें दो है मेनली, फिजियोलॉजिकल डिफेंस होता है और मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस होता है। जी। फिजियोलॉजिकल डिफेंस फंक्शनल है और मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस बेसिकली कंस्ट्रक्टिव डिफेंस या डिस्ट्रक्टिव डिफेंस, दो तरह से है। तो इसमें ए है फिजियोलॉजिकल डिफेंस, बी है मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस। कह रहे मॉर्फोलॉजिकल मींस स्ट्रक्चरल। हम्म। मॉर्फोलॉजिकल जहां भी नाम आएगा डिफेंस का वहां इसका मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं टिश्यू में या सेल में, ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व्स चेंजेस इन स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस के अंतर्गत डिफेंस जो है इसमें इसके दौरान स्ट्रक्चर में चेंज आ जाते हैं ऑर्गन्स के, मॉर्फोलॉजी में उसकी आकृति में चेंज आ जाता है। दिस मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू टू डिफरेंट मैनर्स। बड़े से कह रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस दो तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वन इज द कंस्ट्रक्शन एंड अदर बाय डिस्ट्रक्शन। दो ही तरह से चेंज आ सकता है किसी की मॉर्फोलॉजी में, या तो उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाए या कुछ उसका डिस्ट्रॉय हो जाए। ये नेचर का भी नियम सही है एक तरह से। So for all practical purposes there are three means available for a cell to defend। तो इस तरह से इसलिए प्रैक्टिकल पर्पज के लिए तीन माध्यम बनाए, तीन माध्यम अवेलेबल हैं सेल को डिफेंड करने के लिए। द थ्री डिफेंसेस इस तरह से हैं। ए है फिजियोलॉजिकल डिफेंस, बी है मॉर्फोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिव डिफेंस, सी है मॉर्फोलॉजिकल डिस्ट्रक्टिव डिफेंस। द फर्स्ट डिफेंस फिजियोलॉजिकल डिफेंस को आगे डिटेल में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि फिजिसिस इज इक्वल टू नेचर। फिजिसिस वर्ड का PHYSIS इज इक्वल टू नेचर होता है। फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ फिजियोलॉजी और प्रमोटिंग नॉर्मल और हेल्दी फंक्शनिंग। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फिजियोलॉजी या नॉर्मल को प्रमोट करना, हेल्दी फंक्शंस को प्रमोट करना। हेल्दी फंक्शनिंग को या प्रमोटिंग नॉर्मल स्थिति को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। और जहां भी फिजियोलॉजिकल आएगा वहां ये मान के चलिए कि वो नॉर्मल स्थिति में आने की प्रक्रिया में को प्रमोट करना है या हेल्दी फंक्शनिंग को मेंटेन करने का वहां काम हो रहा है जहां फिजियोलॉजिकल है। It means a defense by a cell or an organism brought about by promoting the natural or normal healthy functioning in the cell or tissue। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा डिफेंस सेल के द्वारा जो या ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो अपने आप को प्रमोट करता है नेचुरल और नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग के लिए
ये सेल में या टिश्यू में चलता है ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। से ए सेल इज अटैक्ड बाय ए बैक्टीरिया और ए फंगस, द फर्स्ट स्टेप द सेल में टेक is to promote production of certain already present antibacterial agents secreted by it on the cell wall, like lysozyme in mucous membranes or some unsaturated fatty acids on the skin epithelium। इस फंक्शनिंग को आगे बता रहे हैं, बात करते हो कि अगर किसी सेल पे किसी बैक्टीरिया का या फंगाई का अटैक होता है तो सबसे पहला कदम उठाती है सेल के वो प्रमोट करती है प्रोडक्शन को, जो कि सर्टेन ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो होते हैं सेल के अंदर उनको सिक्रेट करती है, जैसे कि सेल के अंदर है लाइसोजाइम ऑन द सेल वॉल, लाइक लाइसोजाइम इन द म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और सम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो एंटीबैक्टीरियल का काम करते हैं एक तरह से स्किन एपिथेलियम पे सबसे पहले उसको सिक्रेट करती है जब कोई बैक्टीरिया या फंगस का अटैक आता है। It may include a cell to produce free fluid in large quantity so that the bacteria or fungus can be washed off। और फिर साथ में पैरेलल इंड्यूस करती है या इंड्यूस होती है एक सेल कि ज्यादा से ज्यादा वो फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है अपनी सरफेस पे, लार्ज क्वांटिटी में फ्लूइड को निकालती है ताकि बैक्टीरिया या फंगस वहां से उनकी धुलाई हो जाए, वाश ऑफ हो जाए। साथ में ये भी चलता है वहां। This is commonly observed in cases of upper respiratory tract invasion by an organism where first defense is production of fluent coryza। और इस तरह से इस प्रक्रिया को आप बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई पोलन ग्रेन्स, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस जब आता है तो सबसे पहला डिफेंस होता है फ्लुएंट कोराइजा, नाक से पानी बहता है अमित पाल भाई। बिल्कुल। उससे भी पहले छींक आती है, हालांकि रिफ्लेक्स को लेकर के सबसे पहले रिफ्लेक्स आता है, उसके बाद फिर वहां वो फ्लुएंट कोराइजा छोड़ती है। और मजे की बात यह है कि आमतौर पे इस बहते हुए नाक को, फ्लुएंट कोराइजा को सुखा देते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म के लिए, बैक्टीरिया के लिए या किसी भी होस्टाइल एजेंट के लिए वहां जो है ग्राउंड तैयार हो जाती है, उसे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। तो पहले वाले डिफेंस में फ्लुएंट कोराइजा या डिस्चार्ज आता है। कहीं भी बॉडी से अगर फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब बॉडी सबसे प्राइमरी डिफेंस पर काम कर रही है, वो लेयर, वो टिश्यू, वो सेल। इफ दिस फेल्स, आगे बड़े सर कह रहे हैं कि यदि ये फेल हो जाता है, ये वॉश आउट करना फेल हो गया, रिफ्लेक्स भी फेल हो गया, नहीं भागा वहां से ऑर्गेनिज्म, होस्टाइल और एजेंट, कह रहे हैं इफ दिस फेल्स द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लामेशन इज यूज्ड टू गेट रिड ऑफ द इन्वेसिव स्टिमुलाई। अब अगर ये पहला कदम फेल हुआ सेल का या ऑर्गेनिज्म का, तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जो इन्फ्लामेशन के रूप में है उसे यूज करेगी अब सेल या ऑर्गेनिज्म इन्वेसिव स्टिमुलाई से मुक्ति पाने के लिए। इट इज प्रोसीडेड बाय इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड इरिटेशन। अब ये कदम आपको दिखाई देगा सेल का या ऑर्गेनिज्म का कि इंक्रीज हो जाएगी उसकी सेंसिटिविटी या फिर वो इरिटेशन। तो कुल मिला के सेंसिटिविटी और इरिटेशन ये एक नेक्स्ट कदम हुआ डिफेंस का, इससे भी पहले उसने डिफेंस लिया होगा ऑर्गेनिज्म। When the bacteria or the harmful agent does invade the cell, there are changes which are brought about in the interior and exterior of the cell which are purely chemical, like increasing or decreasing the pH of the cytoplasm, or as mentioned earlier, excess production of antibacterials। अब यदि बैक्टीरिया या हार्मफुल एजेंट सेल के अंदर इन्वेड कर गया, एंट्री कर, इससे पहले की बातें जितनी थी ये सेल के अभी अंदर इन्वेड नहीं करा था अमित पाल भाई, यदि इन्वेड कर गया जी तो चेंज पैदा करेगी कि सेल अपने अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में रूप में, लेकिन ये प्योरली अभी भी केमिकल वो चेंज पैदा करेगी, लाइक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पीएच ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की पीएच कम करेगी या बढ़ाएगी, या तो उसे एसिडिक मीडियम बना लेगी या बेसिक मीडियम बना लेगी उस डिफेंस के अकॉर्डिंग।
जैसे कि पहले मेंशन करा है, एक्सिस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबैक्टीरियल छोड़ेगी। अभी सब ये प्राइमरी ही चल रहा है डिफेंस। फिजियोलॉजिकल, द सोल एम इज टू मेक द बैक्टीरिया डाई इट्स ओन डेथ by changing temporarily the biochemistry within the cell or the neighboring tissue। और इसका एकमात्र चेंज जो केमिकल चेंज लाती है सेल अपने अंदर या ऑर्गेनिज्म अपने अंदर, तो इसका एक ही मकसद होता है कि जो बैक्टीरिया आ चुका है ये अपनी मौत ही मर जाए। ये कोई बाहर से अटैक नहीं कर रहे हैं, कह रहे तेरे को माहौल ही नहीं देंगे, भूखा मरेगा, तो यहाँ आ तो गया लेकिन वहां चेंज कर दिया माहौल, तो वो अपनी ही मौत मर जाता है। बैक्टीरिया जनरली थोड़ा सा चेंज करके टेम्परेरीली अगर बायोकेमिस्ट्री को अपने अंदर सेल कर लेती है चेंज, या नाइबरिंग टिश्यू की बायोकेमिस्ट्री को चेंज कर लेती है, तो वहां पे बैक्टीरिया के लायक वहां चीज जगह नहीं बचती, तो वो खुद अपनी मौत मरता है। ये अपना शरीर का डिफेंस है। बिल्कुल। दिस इज द फर्स्ट डिफेंस, फिजियोलॉजिकल डिफेंस। और इस सारे के सारे प्रक्रिया को फर्स्ट डिफेंस या फिजियोलॉजिकल डिफेंस बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन इज द फिजियोलॉजिकल डिफेंस रेस्पॉन्स। बड़े सर बोलते हैं ये जो इन्फ्लामेशन है, जो पहले भी आ चुका है इसमें वर्ड, ये फिजियोलॉजिकल डिफेंस रेस्पॉन्स होता है। जैसे जहां भी आइटिस लगेगा, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस, अपेंडिसाइटिस, आर्थराइटिस, न्यूमेनाइटिस, हेपेटाइटिस, meningitis or encephalitis are names of disease every physician is acquainted with। जो हर एक फिजिशियन जो परिचित है इन बीमारियों का, इन नाम डिजीज के नाम से, ये सब इन्फ्लामेशन है, ये सब फिजियोलॉजिकल डिफेंस है। A knowledgeable physician is aware of the fact that all these with suffix itis indicates inflammation of the sad parts। एक knowledgeable physician इस बात के प्रति जागरूक होता है दोस्त अमित भाई, इस सच्चाई के प्रति कि ये जो सफिक्स जो बाद में लगता है किसी वर्ड के, उसे सफिक्स बोलते हैं, जो पहले लगता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। ये जो सफिक्स लगता है हर एक वर्ड के पीछे आइटिस, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि वहां इन्फ्लेमेशन है। बुक ऑफ पैथोलॉजी कैटेगरिकली स्टेट दैट इन्फ्लेमेशन इज ए प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स। जितनी भी ये बुक हैं पैथोलॉजी की कैटेगरिकली, उनमें भी ये स्टेटमेंट दिया गया कि इन्फ्लेमेशन जो है ये प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है सेल का। The ultimate goal is to rid the organism of both the initial cause of cell injury like microbes, toxins, etc। और ये प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है, इसका अल्टीमेट गोल होता है कि ये ऑर्गेनिज्म से मुक्ति पा जाए, both initial cause of cell injury like microbes, toxin, etc and consequences of such injury। और इसके बाद जो कंसिक्वेंस आए उनसे भी मुक्ति पा जाए, तो एक ये मकसद होता है इस प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स का। फॉर एग्जाम्पल नेक्रोटिक सेल्स एंड टिश्यूज, उनको भी निकाल के बाहर फेंके। तो वहां दो बात हो गई इन्फ्लेमेशन के अंदर, माइक्रोब्स और माइक्रोब्स को ऑर्गेनिज्म से मुक्ति पाना, और साथ में जो चोट चाहिए, जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करना। नेक्रोटिक सेल्स को बाहर निकाल के, टिश्यू, गंदे टिश्यू को बाहर निकाल के, ये सब इन्फ्लेमेशन में आ रहा है अभी। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स इज क्लोजली इंटरमिंगल्ड विद द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। और इस तरह से ये जो इन्फ्लेमेशन वाला जो रेस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, ये बहुत क्लोजली आपस में मिक्स रहता है किसके, प्रोसेस ऑफ रिपेयर के। क्योंकि बाद वाला प्रोसेस नेक्रोटिक सेल्स को निकालना, टिश्यू को बाद में हीलिंग करना, वो साथ साथ रिपेयर भी चलती है। तो इन्फ्लेमेशन और रिपेयर बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ दिखेगी ये दोनों प्रोसेस कहीं भी किसी टिश्यू में, सेल में। इन्फ्लेमेशन सर्व्स टू डिस्ट्रॉय, डाइल्यूट और wall of injurious agent and in turn set up series of events which heal and reconstitute the damaged tissue। और ये इस तरह से इंटरमिंगल्ड रहते हैं अमितपाल भाई के इन्फ्लेमेशन जो है वो तो डिस्ट्रॉय करता है, डाइल्यूट करता है, वॉल ऑफ करता है इंजूरियस एजेंट को, और साथ ही साथ वहां एक सेटअप सीरीज ऑफ इवेंट चालू रहता है सेल के अंदर, जो कि हील करता है, रिकंस्टिट्यूट करता है और किसी डैमेज टिश्यू को। देखो गजब की बात है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं ये। कह रहे हैं विदाउट इन्फ्लामेशन इन्फेक्शंस वुड गो अनचेक्ड। बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है।
बिना इन्फ्लामेशन के इन्फेक्शन को रोका नहीं जा सकता, वो अनचेक्ड रहेगा। हम्म, wound would never heal and injured or never heal and injured organs and tissue might remain permanently ulcerated and damaged। अगर शरीर में इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया ना हो, इन्फ्लामेशन की व्यवस्था ना हो, तो कभी भी इंजरी हील नहीं हो सकती अमितपाल, या organ बिल्कुल। या टिश्यू जो इंजर्ड हो गया वो परमानेंटली अल्सरेटेड और डैमेज अवस्था में ही बना रहेगा। हम्म, कई लोग क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। हम्म, क्या देते हैं? तुरंत एंटी इन्फ्लामेटरी दे दो, इन्फ्लामेशन को रोक दो बॉडी के। हम्म, तो भाई इसका मतलब ये है कि आप बॉडी को हील ही नहीं, आप उसको ऐसी अवस्था में पहुंचा दे रहे हो कि वो जो चोट पहुंच गई तो पहुंच गई। और फिर आप हम्म, देखेंगे कई बार फिर के साहब पहले एंटी इन्फ्लामेटरी खाते थे, अब हम्म, बॉडी रेस्पॉन्स ही नहीं करती, अब जो मरीज मरज लग गया तो लग गया। बिल्कुल। ये तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में पहुंचा रहे हैं एंटी इन्फ्लामेटरी दे दे के अमितपाल। बिल्कुल जी। तो एड्स पैदा कर रहे हैं हम्म, भाई। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यही तो होता है कि अपनी बॉडी की सेल फाइट करने में असक्षम रह जाती हैं, हम्म, लड़ती ही नहीं, उन्हें उतना कमजोर कर दिया जाता है। और आप अगर एंटी इन्फ्लामेटरी खाते जाओगे तो आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लामेशन को, शरीर के प्रोसेस को रोक रहे हो, कमजोर बना रहे हो। बिल, बिल्कुल। अगर इन्फ्लामेशन कमजोर पड़ गया, शरीर का रेस्पॉन्स हीलिंग का कमजोर पड़ गया, तो वो हील हो ही नहीं सकता कि एक बार अगर इंजरी आ गई तो बिल्कुल होगा ही नहीं जी। अल्सरेटेड और डैमेज बना रहेगा वो। हम्म, If a tissue shows a defensive response, it means every cell should show such a defensive response। अगर किसी हम्म, टिश्यू में कोई डिफेंसिव रेस्पॉन्स दिख रहा है इन्फ्लामेशन के रूप में, तो इसका मतलब ये समझिए कि वहां की हर एक सेल डिफेंस रेस्पॉन्स दिखा रही है अपना अपना। Every cell wants to survive and is therefore bound to have a somewhat similar response। और हर एक सेल जीना चाहती है, सरवाइव करना चाहती है, इसलिए वो बाउंड है, वो एक तरह से एक उसकी एक बंधी हुई है अपने हम्म, अपने सिमिलर रेस्पॉन्स के देने के प्रति, वो बाध्य है। क्यों? क्योंकि उसे सरवाइव करना है मित्र। जी। अब यहीं का यहीं मैं 3 एग्जाम्पल अक्सर बात करता हूं, जो डॉक्टर पुलकित की मदर थी, मेरी मदर, और डॉक्टर एक हमारे जूनियर थे भाई अजीत गंगवार, आपको पता है, कई बार बता चुके हैं। लास्ट में हाँ, उनकी जब वो जाने वाली थी, आईसीयू में थी, तो सारे के सारे जो सीबीसी नॉर्मल आ गई थी, बिल्कुल। बॉडी ने रेस्पॉन्स देना बंद ही कर दिया था। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो थी आपकी, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये जितना भी ये है, ये इन्होंने काम करना बंद कर दिया, ये नॉर्मल पड़ गई, डिफेंस बिल्कुल। चला गया शरीर का, इंसान निकल लिया। तो ठीक है, लास्ट हम में रिपोर्ट नॉर्मल आने का मतलब है कि आपकी डिफेंस डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल। सरेंडर कर गया। भाई बिल्कुल। जब तक आपकी न्यूट्रोफिल्स बढ़ रही हैं, जब तक आपकी लिम्फोसाइट्स कम ज्यादा हो रही हैं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी रेस्पॉन्सिव है, बिल्कुल। रेस्पॉन्ड कर रही है बाहर के स्टिमुलस को। ये तो वो वाली बात हुई ना भैया कि किसी ने थप्पड़ मारा, पता ही नहीं चल रहा। हाँ है भाई, बॉडी, फिर से बोलो। किसी ने आपके थप्पड़ मारा और आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ, पता नहीं चल रहा है, या आप जवाब ही नहीं दे रहे, जवाब देने की आपको स्थिति चोट नहीं है। पहुंचती जा रही है, आप जवाब ही नहीं दे रहे। और आपको अपने क्लिनिक पे हम सब लोग जनरली सुनते हैं जी, डॉक्टर साहब पहले खाते थे तो आज उससे दर्द आराम भी आ जाता था, और अब तो बिल्कुल डॉक्टर साहब 2-2 गोलियां खानी पड़ती हैं, 3-3 खा रहे हैं, तब भी कोई भी आराम नहीं आ रहा है। अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म इसका मतलब कमजोर हो रहा बॉडी का उसकी, जा रहा है, और यही स्थिति आती जा रही है। और बदनाम कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हाँ जी। और तोड़ रहे हैं डिफेंस को अपने आप, गलत तरीका। बिल्कुल। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं, अल्टीमेटली इट इज द टेंडेंसी टू इन्फ्लेमेशंस और रिकरेंट इन्फेक्शंस व्हिच आर हार्मफुल एंड शुड बी टेकन केयर ऑफ रादर देन द इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ। हम्म, Ultimately, it is the tendency to inflammations or recurrent infections which are harmful and should be taken care or of rather than the inflammation itself। तो बेसिकली इन्फ्लामेशन की जगह ये जो टेंडेंसी है इन्फ्लामेशन की, या रिकरेंट इन्फेक्शन जो हो रहे हैं,
जो कि हार्मफुल हैं, इनका ध्यान दिया जाए कि क्यों हो रहे हैं, ना कि इन्फ्लामेशन है इसको दुश्मन मानो। ये इन्फ्लामेशन हम्म बार बार हो क्यों रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो क्यों रहे हैं, इस पे इसको कंसिडरेशन करो, इस पे हम्म ध्यान लगाओ। आप एंटी बिल- इन्फ्लामेटरी मत दो ज्यादा। आइए हम्म इन्फ्लामेशन हो क्यों रहा है बार बार, इस पे ध्यान लगाओ, हम्म इसको दूर करो। We observe that in a family with many children, one child may be suffering from recurrent bronchitis or recurrent tonsillitis more often than the other children living in the same environment and consuming the same food and drinks. हम देखते हैं कई बार हमारी फैमिली में बच्चे होते हैं, एक बच्चा बार बार रिकरेंट ब्रोंकाइटिस से टॉन्सिलाइटिस से सफर कर रहा है, जबकि दूसरे बच्चे नॉर्मल हैं उसी एनवायरनमेंट में और उसी खान पान के साथ। बिल्कुल। A virus or bacteria which cause this infection and inflammation spare the other children and frequently attack the tissue of this child. तो वायरस और बैक्टीरिया जो कि कॉज करे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, जिससे दूसरे बच्चे बच रहे हैं, फ्रीक्वेंटली अटैक कर रही है इसी बच्चे के टिश्यू पे। द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ पैरासाइट्स which thrive on toxins produced in tissues which serve as nutrition for them. पूरा संसार, पूरी दुनिया फुल ऑफ पैरासाइट्स से भरी हुई है, जो इनका जीवन जो जीवित है ऑन टॉक अपने टॉक्सिन्स के ऊपर जो पैदा करता है टिश्यू, विच सर्व एज न्यूट्रिशन फॉर देम। जो टिश्यू उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए टॉक्सिन्स पैदा कर रहा है, उनके ऊपर सारे के सारे पैरासाइट्स जो है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में वो भरे पड़े हैं पैरासाइट्स। अमित भाई, अगर किसी के शरीर में से किसी के सिर पे जूं हो गई, तो इसका हम्म मतलब ये है कि उसके न्यूट्रिशन उसका बॉडी से निकल रहा है उनके खान पान के लिए। बिल्कुल। अगर वो न्यूट्रिशन उनके लिए टॉक्सिन्स ना निकले बॉडी का, तो उन्हें वहां खाना नहीं मिले तो अपने आप चली जाती है। एक हम्म तो तक एक है, अगर पेट में कीड़े आ रहे हैं तो इसका मतलब वहां उनको न्यूट्रिशन सप्लाई मिल रही है, किसी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है कोई टिश्यू बॉडी का। बिल्कुल। कह रहे हैं 10, अच्छा जू का ही आ गया एग्जांपल, कह रहे हैं 10 ए माइट विच कॉजेज स्कैबीज will never attack and manifest itself on skin lesions until and unless the skin cell of a person have disturbed equilibrium and harbor sufficient toxins to feed them. हम्म कोई भी माइट, कोई भी स्कैबीज हम्म कभी भी अटैक नहीं कर सकता, ना वो मैनिफेस्ट कर सकता अपने स्किन लीजन्स को, जब तक वहां स्किन सेल के द्वारा उस व्यक्ति की जिसका डिस्टर्ब हो गया है इक्विलिब्रियम, वहां उनको पोषित ना करे सफिशिएंट टॉक्सिन्स के हिसाब से, उनके खाने दाना ना निकाले सेल से, तब तक वो माइट या स्कैबीज का कीटाणु या जूं एक तरह से वहां रह ही नहीं सकती, हम्म क्योंकि उसको वहां खाना है नहीं, एटमॉस्फेयर है नहीं। हम्म तो कितना सीधा सरल सी बात है कि भाई आप उसका वहां से एनवायरनमेंट खत्म कर दो, वो क्यों बिल्कुल। रहेगा। कहते हैं ना, गुड़ हटा दो मक्खी अपने आप चली जाएगी दोस्त। हम्म जब गुड़, एक गांव की कहावत है, अगर गुड़ होगा तो वह मक्खी आएगी ही। और ये मक्खी भगाने लग रहे हैं, गुड़ हटा नहीं ये रहे। मक्खी भगाने लग रहे हैं, गुड़ हटा नहीं रहे। हम्म, एक को भगाते हैं, चार आ जाती हैं। तो अगर कितना यहीं पर मतलब हम सीधा सा समझने वाला माध्यम है, और कितना इसको वो बना दिया एक तरह से। कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, कितना डिफिकल्ट प्रोसेस बना दिया। तो यहाँ एफोरिज्म 80 लिखा हुआ है, 80 एफोरिज्म हम पढ़ रहे हैं। हम्म एफोरिज्म में हनीमैन साहब कह रहे हैं, इनकैलकुलेबली ग्रेटर एंड मोर इम्पोर्टेंट देन टू chronic miasms just named, however, is the chronic miasm of Sora, which whilst those two reveal their specific internal dyscrasia, हम्म one by venereal chancre, the other by cauliflower-like growth, does also after the completion of the internal infection of the whole organism, announced by a peculiar cutaneous eruption, sometimes consisting only of a few vesicles accompanied by intolerable voluptuous tickling, itching, ब्रैकेट में कह रहे हैं, हम्म and a peculiar odor, ब्रैकेट से बाहर करें, द monstrous internal chronic miasm, the sora, the only real fundamental cause and producer of all the other numerous, I may say,
innumerable forms of disease, हम्म which under the name of nervous debility, hysteria, hypochondriasis, mania, melancholia, imbecility, madness, epilepsy, and convulsions of all sorts, softening of the bones, यानी कि rachitis, scoliosis, and kyphosis, caries, cancer, fungus, nematodes, neoplasms, gout, hemorrhoids, jaundice, cyanosis, dropsy, amenorrhea, hemorrhage from the stomach, nose, lungs, bladder, and womb, of asthma and ulceration of the lungs, of impotency and barrenness, of megrim, deafness, cataract, amaurosis, urinary calculus, paralysis, defects of the senses, and pains of thousands of kinds, हम्म, etc., figure in systemic work on pathology as peculiar independent diseases. तो जी बेसिकली इस वाले जो डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम है, ये सब चीजें उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस पैथोजन के लिए वहां पर हार्बरिंग एनवायरनमेंट पैदा करेंगी, उसका पोषण हम्म, पैदा करेंगी, जिसकी वजह से वो वहां पे है। और क्या क्या हो सकती हैं वो अफोरिज्म नंबर 80 में बता दिया। जितना भी ये नाम ले रहे हैं डिजीज का, ये सब वो कंडीशंस हैं जो वहां बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, फंगस के लिए वहां न्यूट्रिशन मिलता इस डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम की वजह से। आप इसे हम्म, दूर करो तो वो अपना आप वहीं रहेंगे, आप पे अटैक करेंगे नहीं जब वहां खाना नहीं मिलेगा तो। बिल्कुल आगे कह रहे हैं हैनीमैन साहब, सॉरी बड़े सर कह रहे हैं कि इट इज नीडलेस टू से that the microbes like bacteria, viruses, fungi, or toxins are not necessarily the cause for pathogenic inflammations, but some change prior to it in the tissue, which acts as invitation to these pathogens and results in easy inflammations. It is needless to say that microbes like bacteria, virus, fungi, toxins are not necessarily the cause of pathological inflammation. ये भी मतलब ये भी कहना आवश्यक नहीं है कि भाई ये माइक्रोब, बैक्टीरिया, फंगाई, टॉक्सिन्स ये जरूरी नहीं है किसी पैथोलॉजिकल इन्फ्लामेशन के लिए। ठीक है, ये जरूरी है वहां पर, लेकिन कुछ चेंजेस पहले ही हो चुके हैं टिश्यू में, हम्म एकमात्र यही जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके बिना इन्फ्लेमेशन या वो है वो मान ले पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर ये वहां बढ़ रहे हैं, ये वहां पाए जा रहे हैं, तो सम चेंजेस प्रायर टू इट इन द टिश्यू, पहले हम्म इनके आने से पहले, इनके वहां पनपने से पहले कुछ टिश्यू में चेंजेस आ चुके हैं। इस बात को समझो, which हम्म act as an invention, वो इनविटेशन टू दीज पैथोजन, जो एक इनविटेशन, जो इनको इनवाइट कर रहे हैं इन पैथोजन हम्म, को, वो चेंजेस आ चुके हैं एंड रिजल्ट इन इजी इन्फ्लेमेशन, और फिर इन्फ्लेमेशन आसान बन जा रहा है। तो बात ये नहीं जी है कि हम पैथोजेंस को नकार रहे हैं बड़े सर, बात ये है कि हम्म पैथोजेंस तो हैं ही भाई वहां, लेकिन ये हम्म जिस वजह से हैं उस वजह पे काम करो, उसे समझो। अब वो आधा बिल्कुल पार्ट मानते हैं बेसिकली, हम्म वो टिश्यू में पहले से कुछ चेंजेस आ चुके हैं, इसको नहीं मानने के लिए तैयार है। जबकि पैथोजेंस हैं, हम मान रहे हैं इन्फ्लेमेशन में, बीमारी में हम कब नकार रहे हैं कि टीबी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नहीं मिल रहा, लेकिन हम्म वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई वहां है, किस वजह से है, क्या कारण बना, उसे हम तो मानते हैं, हम वही ढूंढते हैं, ये उसको इग्नोर करते हैं हर एक चीज बिल्कुल में। बिल्कुल बस अंतर ये इतना है, गलत कोई नहीं है, वो आधा पार्ट मानते हैं, हम सारा पार्ट मानते हैं। बिल्कुल जी कह रहे हैं द फर्स्ट डिफेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद इरिटेशन, सेंसिटिविटी, रेडनेस, स्वेलिंग एंड समटाइम्स एनेस्थीसिया। तो ये जी फर्स्ट डिफेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन को सोरा इसलिए भी कहा, 74 एफोरिज्म में जो सोरा के जो लक्षण है, इरिटेशन, सेंसिटिविटी, हाइपर हम्म सेंसिटिविटी, हाइपोसेंसिटिविटी, जो पहले वाला पार्ट है, उसको फर्स्ट डिफेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन से जोड़ते हुए बड़े सर ने इस पार्ट को इरिटेशन, सेंसिटिविटी, रेडनेस, स्वेलिंग एंड समटाइम्स एनेस्थीसिया को सोरिक मैनिफेस्टेशंस भी कहा है। तो ये जो है फर्स्ट डिफेंस की ये पहचान है, जहाँ कहीं इरिटेशन हो, जहाँ कहीं सेंसिटिविटी हो, किसी बंदे की सेंसिटिविटी कम ज्यादा हो रही है तो अभी इसका मतलब वो सोरा लेवल पे ही है, किसी बंदे में इरिटेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब अभी सोरिक डिफेंस में है।
किसी बंदे में वो सब। रेडनेस, स्वेलिंग, समटाइम्स एनेस्थीसिया जैसी बात है, अभी वो आगे नहीं बढ़ा है, अभी वो सोरिकली अपने आप को डिफेंड कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म, है भैया अमित? बिल्कुल, किसी भी डिसीज को होने के लिए सबसे पहले उसकी सेंसिटिविटी ही डिस्टरबेंस होगी। हाँ, और फिर इसी तरह से देखो सोरा सबसे जरूरी है किसी भी डिजीज का आगे बढ़ने के लिए। जी। आगे कह रहे हैं, इसको पूरा ये। करेंगे, सेकंड डिफेंस पे रुक जाएंगे, ज्यादा नहीं है अमित भाई। जी। कह रहे हैं कॉलर, जिसको सॉरी कैलर, कैलर जिसको हीट भी कहते हैं, कैलर हीट ऑफ अफेक्टेड पार्ट, रूबर, रेड एंग्री लुक, इसको लेके आगे डिटेल दे रहे हैं, कह रहे इन ए केस ऑफ एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस और इन्फेक्टिव बॉयल्स द डिसअपियरेंस ऑफ और रिडक्शन ऑफ एंगर एट द साइट, that is red angry look of the site is the sufficient indication that the right simillimum is at work and हम्म। one dose has set about the right curative process। किसी भी साइट पे जहां के एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस है, इन्फेक्टिव बॉयल्स वगैरह हैं, आपने अगर एक खुराक दी और वहां पे उसका रेड एंग्री लुक चला गया, जाने लगा वापस, तो इसका मतलब समझो कि राइट सिमिलिमम है वो काम करने लगी है, वन डोज हैज सेट अबाउट द राइट क्यूरेटिव प्रोसेस, और इस तरह से हम्म। एक डोज जो है वो राइट क्यूरेटिव प्रोसेस पे ले गई शरीर को। Hence no हम्म। more repetition is required and resolution is now only a matter of time। अब जब हम्म। लगा आपने आपने मेडिसिन दे दी और वहां से इन्फ्लेमेशन जाने लगा, बस हम्म। आगे वो ब्लैक ना होके आगे दूसरी चीजों का ध्यान रखेंगे तो समझ लो क्योरेटिव प्रोसेस में चला गया, और अब रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। अब तो केवल मसला केवल टाइम का है, इसका जाने में 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना भर लगे, ये मैटर हम्म। ऑफ टाइम है इसका जाना, अब जरूरत नहीं है रिपीटेशन की। कह रहे हैं डॉलर पेन, डॉलर पेन को लेके बात कर रहे हैं कि पेन इन ए पार्ट वेदर इन ए बॉयल और इन एन इन्फ्लेम्ड जॉइंट इज ए सिम्टम विच इज फ्रेंड ऑफ एन इंडिविजुअल। हम्म। लो जी, डॉलर जो जो डॉलर पेन को रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेमेशन में, ये तो चाहे वो बॉयल में हो, किसी इन्फ्लेम्ड जॉइंट में हो, ये इंडिविजुअल का फ्रेंड है, ये मित्र है, जी। दुश्मन नहीं है किसी के जोड़ का दर्द हो रहा, लाल हो रहा है। The हम्म। pain is an inflamed part, protects the inflamed part from the further destruction by sending impulses of pain to the brain of the individual to draw his attention to the affected part। ये दर्द तो हम्म। इसलिए आता है अमितपाल भाई, ताकि उस ऑर्गेनिज्म का ध्यान उस अफेक्टेड पार्ट की तरफ खींच ले कि भैया कुछ हम्म। गलत हो रहा है, ये एक मैसेज भेज दे और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को, उस इंडिविजुअल को एक तरह से जगा दे, सचेत रखे। और ये क्या हम्म। करते हैं, घुटने में दर्द है पेन किलर दे देते हैं, ये उस हम्म। इंडिविजुअल को अटेंशन कराने की जगह, उस अफेक्टेड पार्ट की जगह उसके प्रति उसको इग्नोरेंस में डाल देते हैं। आदमी दुगना बिल, चलता है फिर उस अफेक्टेड पार्ट को लेकर के, पता चला पेन किलर का असर खत्म हो गया, वो डबल से ट्रिपल बोन अंदर डिस्ट्रॉय हो गई। बिल्कुल। द एग्जिस्टेंस ऑफ पेन causes the individual to restrict the movement of that part of the part and guard the injured part। ये जो हम्म। डिस्टेंस, ये जो पेन है वहां पे उस इंडिविजुअल को वहां रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है कि ज्यादा मत चल भाई, इस पार्ट को हम्म। मत चला, पार्ट हम्म। को गार्ड कर, इस इंजर्ड पार्ट को। रिमूवल और सप्रेशन ऑफ पेन विदाउट द inflammatory process subsiding will no doubt lead to further damage to the part as the guard itself is made important। कितनी अच्छी बात कही है बड़े सर ने, कह रहे हैं इस हम्म। दर्द को रिमूव कर देना, इसको सप्रेस कर देना पेन किलर से, किसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को सबसाइड कर देना, इसमें कोई शक नहीं है कि अब आगे और ज्यादा डैमेज की तरफ बढ़ेगा वो पार्ट, क्योंकि वहां पे जो गार्ड कर रहा था उस पार्ट को वो अब असक्षम हो रह गया, अब वो इम्पोर्टेंट बना दिया आपने दवाई देके। हम्म। इट इज समथिंग लाइक कीपिंग ए डॉग टू गार्ड योर हाउस फॉर फ्रॉम रॉबर्स, but when he starts barking and disturbing your sleep on seeing the robbers you tie up his mouth so that he does not bark। बिल्कुल ऐसे ही है ये। मान लो आपने अपने घर पे कोई कुत्ता पाल रखा है गार्ड के लिए, कि जो डाकुओं को देख के, चोरों को देख के भौंकता है, जब वो चोरों को देख के भौंकने लगा तो आपने, चूंकि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, आपने उसका मुंह बांध दिया, हम्म। क्योंकि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए आपने उसका मुंह बांध दिया।
ऐसे ही हेलो। इन्फ्लेमेशन को रोकना, बिल्कुल ऐसे ही समझो। कह रहे हैं जी सर। हेलो, हाँ सर। कुछ कह रहे हैं सर? जी सर, जी। जी सर जैसे मान लीजिए जैसे जो यहाँ पे जैसे नहीं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है या फिर कहीं पे शोल्डर में पेन हो रहा है, जकड़न सी है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कुछ लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, हाँ तो वो भी फिर मतलब फिर तो रॉन्ग हो गया एक तरह से। हाँ जी देखो, बिल्कुल। फिजियोथेरेपी कराने से कोज तो हटा नहीं साहब। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आप मूवमेंट को और बढ़ा दिया इन्फ्लेम उन्होंने। आप इन्फ्लेम्ड स्टिफनेस पार्ट को स्टिफनेस थी। हाँ जी जी, हाँ जी। इन्फ्लेम्ड पार्ट को यदि उसमें कुछ उंगलीबाजी करेंगे और ज्यादा उसे जी। हिलाएंगे चलाएंगे तो भी नुकसान, यदि उसके उसके दर्द को खत्म करेंगे तो भी नुकसान। जी, जी। दूसरी बात ये भी है कि वो अभिषेक सर हमेशा फिजियोथेरेपी को मना करते थे, इसीलिए जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मना करते थे कि भाई फिजियोथेरेपी नहीं। हमारा भाई एक बॉडी ही बॉडी एक रेस्ट ही चाह रही है, बॉडी रेस्ट चाह रही है, उसको रिस्ट्रिक्शन कर रही है मूवमेंट को, हाँ, और आपने वहाँ पे ज़बरदस्ती मूवमेंट करा दिया बॉडी को। और हमारा वहाँ जी क्या क्या रोल था सर? जैसे वहाँ पे तो बॉडी तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है ना, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, एज रेस्ट में देना चाह रही है, एज ए वहाँ पे फिजिशियन स्टिफनेस ला रही हमारा है। रोल, एज ए फिजिशियन जी, हमारा रोल वहां पर उस कोज को हटाना है जिसकी वजह से वो बिल्कुल, दर्द आ बिल्कुल, रहा है। हम्म बिल्कुल। क्यों या साहब? फिर स्टिफनेस आ रही है। जी, जिसने वो स्टिफनेस पैदा कर रखी है, जिसने वहाँ बिल्कुल स्पॉन्डिलोसिस या एंकोलाइजिंग बिल्कुल, पैदा कर बिल्कुल। रखी है, वो उस कोज को हटा जी, तो बॉडी अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट है उसको मूवमेंट में लाने के। हम्म बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन हम केवल एक ही हमारे हाथ में काम दिया है हनीमैन साहब ने या इस नेचर ने कि आप कॉज को हटा दो भैया, ना तो उसको बिल्कुल सर। फिजियोथेरेपी में डाल लो और मत तुम उसके डिफेंस को रोको। और हम दो ही हम्म काम जी, कर रहे हैं, या तो हम उसके डिफेंस को रोक दे रहे हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी देके, या फिर हम जबरदस्ती उसको, वो रोकना चाह रहा है और जबरदस्ती उसको हम मूव करा रहे हैं फिजियोथेरेपी से। दोनों रास्ते गलत हैं दोस्त। हम्म। बिल्कुल सर। एक उसको हाइपो में ले जा रहा है, एक हाइपर में ले जा रहा है। जी, जी। एक तो इन्फ्लेमेशन सर को सबसाइड कर रहा है और एक उसका इन्फ्लेमेशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है। हाँ भैया। हाँ, सर थोड़ा-सा एक डाउट मतलब मन में आता है कभी-कभी। जी, जैसे मान लीजिए पैर के फिंगर में या कहीं पे जैसे गैंग्रीन अगर हो गया, तो वहाँ पे जैसे क्या है जो कट लगाते हैं लोग, कट मार देते हैं, तो वहाँ पे जैसे क्या डिफेंस रहता है बॉडी का? गैंग्रीन, जी, गैंग्रीन के केस में। गैंग्रीन में जो कट लगाते हैं, वो कट लगाना उनका मकसद है कि और आगे टिश्यू नेक्रोज ना हो। आगे ना बढ़े। जी, तो जी, उनका मानना है ना, उस गैंग्रीन के जी। कोज को तो हटा दो, वहाँ पे वो सर तो बॉडी का गैंग्रीन जाएगी जाएगी, नया टिश्यू बन के उंगली पूरी हो जाएगी दोस्त। अच्छा, अच्छा, वहाँ पे बॉडी उसको रोक लेगी उस चीज़ को। अरे बॉडी को ही बिल्कुल रोकना है। जी, अगर गैंग्रीन का कोई पार्ट है जी, जी। और हम उसे उसको एम्प्यूट कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं, तो ये भी उन्हीं की हुँ, सोच है, हमारी बिल्कुल सोच है सर, ही नहीं। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। मलिक सर कई बार केस दिखाते हैं, बिल्कुल नेक्रोसिस हो रखी है, गैंग्रीन हो रखी है पैर में, जब दवाई दी भी हेल्दी टिश्यू आ गया, शेप जी, बन गई, जी, उंगलियों की शेप बन गई, पैर की शेप बन गई। जी, जी, बात है, मुरादाबाद में भी दिखाया है ना। मुरादाबाद में दिखाया था, ने गैंग्रीन हो जी, केस जी, रखी थी। बिल्कुल नॉर्मल स्किन, नॉर्मल फिंगर आ गई है। डॉक्टर बिल्कुल। अभिषेक, हमें बड़ा दिमाग रख के, बड़ा मन रख के, बड़ी बिल्कुल सर, सोच रख के बिल्कुल हमें सर। सोचना है। हमारी होम्योपैथी बिल में या नेचर में एक ही तरीका बताया कि आप कोज को हटा दो, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल। कोज को हटा दो। अब आपका एक सवाल जरूर उठ सकता है कि साहब कोज हटाने के चक्कर में मरीज निकल लिया जी। तो वो हाँ, बेसिकली हाँ। बताया ना हैनीमैन साहब ने किन किन कंडीशन में मरीज निकल लेता है। बिल्कुल सर। हाँ, हाँ, कुछ पॉइजनिंग निकल कंडीशन में लेता है, छोड़ कर के ड्राउनिंग में निकल बिल्कुल। लेता है, सफोकेशन में निकल लेता है। अगर कोई जी, उसका लाइफ थ्रेटनिंग ऐसा प्रोसेस है जो उसके वाइटल फोर्स को नहीं काम करने दे रहा, तो उसके लिए मैनेज कर लो। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। कौन सी बात हो स्टेट गई कि मेडिसिन। उंगली उंगली काट दी? उंगली काटने से वो मर रहा है? कोई उंगली में नेक्रोसिस होने से कोई मर रहा है इंसान? हाँ, बिल्कुल अगर नहीं। उसके उसके इसोफेगस में कोई फॉरेन बॉडी अटक गई, ट्रैकिया में हुँ, अटक हुँ। गई, तो उसे निकालो। जी, जी। उसे कब मना करा बिल्कुल सर, हैनीमैन साहब ने? बिल्कुल। लेकिन गैंग्रीन का कॉज हटाओ, किसी ट्यूमर का कॉज जी, जी। हटाओ। सर थोड़ा-सा जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन थोड़ा डेवलप हो रहा था। जी, जैसे क्या सर कि जो हैमर साहब जो थे, तो उनका था हमने एक बार चैट जीपीटी से कन्फर्म किया कि वे ऑफ ट्रीटमेंट उनका सर क्या था, हैमर साहब का। हाँ, तो उसने बताया कि क्या करते थे वो कि मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होता था पेशेंट का, जिसकी वज़ह से उसको बीमारी बन रही थी, जो उसका कॉन्फ्लिक्ट था, उसको मतलब प्रॉपर उसको देखते थे कि क्या इसका कॉन्फ्लिक्ट है, और उसको वहाँ पे मैनेज करके और उसको समझा के रिज़ॉल्व करते थे मतलब। हाँ, उसको केवल कंसोल करके एक तरह से कंसोल हाँ, करते थे और हाँ, उसको
मतलब उसको ठीक करते थे उसी से केवल। हाँ। हाँ, ये चीज़ दे रहा था अच्छा, उसमें। फिर वो सफल क्यों नहीं हो पाए? फिर हाँ, क्यों उसको मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं रिकरेंसी मिला? भी हो जाती थी हैमर साहब के केस में, फिर रिकरेंसी हो जी, जी। जाती थी उस ट्यूमर की, उस कैंसर की। तो हाँ, जैसे ही फिर से वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट वो आएगा सब फिर से है जी। जी, जब जी सर। कॉन्फ्लिक्ट दोबारा आएगा तो फिर उसको बन जाएगा। हाँ, हाँ, तो उसका कारण ये था कि होम्योपैथी ससेप्टेबिलिटी दूर करती है, उसकी दोबारा रिकरेंस होने की टेंडेंसी को भी खत्म करती है, राइट। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हैमर साहब का काउंसलिंग, हैमर साहब का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन उस समय की परिस्थिति से तो हाँ, निकाल देता था। उस टाइम पे निकाल देगा, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। रिकरेंसी कैसे रुकेगी? रिकरेंसी रुकेगी राइट हाँ, हाँ। मिनिमम से साहब। इसलिए बिल्कुल सर, होम्योपैथी बिल्कुल। हैमर साहब से एक कदम आगे थी, आगे बिल्कुल सर, है। बिल्कुल है। और हैमर साहब ने डेफ़िनेटली। इस पर ध्यान नहीं दिया, हैमर साहब ने इसे जी, जी। इग्नोर करा। हैमर साहब से बड़े सर ने मिलने की कोशिश करी थी, डॉक्टर जी, प्रफुल्ल जी। विजाकर सर ने। डॉक्टर हैमर हुँ, साहब ने हुँ। उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया। हम्म, बिल्कुल। वो टफर मानते थे होम्योपैथ्स को, हुँ, होम्योपैथी को। बिल्कुल। एक्सट्रीमिस्ट हो गए वो। इसलिए हैमर साहब का एक दुख का कारण ये भी है, यदि वो होम्योपैथी से जुड़ जाते तो भाई बिल्कुल सर। आज कुछ और ही बात होती उनके हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल सर। एंड वन ओनली इस होम्योपैथी साइंस ही ऐसी है जो सबसे आगे है। ये एक लिमिटेशन है कन्फ्लिक्ट की भी ना, हाँ किस तरीके के केसों में आपको रिजल्ट देगी और किस में नहीं देगी। हाँ, वो अलग बिल्कुल। एक कारण था, और एक परेशानी वो थी कि कई बार रिजोल्व हो भी सकता है कॉन्फ्लिक्ट, कई बार नहीं भी हो सकता। डॉक्टर अभिषेक, जी सर। जी सर। वो इतने बड़े बुद्धा जी थोड़े हो गए थे, गौतम बुद्धा जी जो कह दिया कि भाई ठहर जा तो ठहर जाओ। भाई एज ए हुँ, फिजिशियन हुँ। हम कितना समझ रहे हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट को। मान लो मेरे अंदर कोई बिल्कुल ट्यूमर सर। बन रहा है, आप मुझे लाख समझाओ, हुँ, हुँ। आपकी भी अपनी क्षमता है ना डॉक्टर्स रे। बिल्कुल सर। मेरा बिल्कुल। अपना सर्कमस्टांसेस, मेरा अपना एनवायरनमेंट, मेरी अपनी साइकोलॉजी बीच में नहीं आएगी क्या आपकी काउंसलिंग के? बिल्कुल। बिल्कुल है। तो वो बहुत बिल्कुल अधूरा आएगी। अधूरा वो था अप्रोच डॉक्टर। हुँ, हुँ, हुँ। आप वो बिल्कुल कारण सर। पे तो पहुंच गए थे 100%, लेकिन हुँ, निवारण उनका अधूरा था। हम्म, हुँ, निवारण हुँ। पूरा होता उनका होम्योपैथी से जुड़ने के साथ, वो जुड़े नहीं। बिल्कुल। अभी आप देखो ना भैया, जैसे काली है आर्सेनिक की, कितनी काउंसलिंग कर लेना उसकी, हाँ, कुछ नहीं घूम के होगा, फिर वहीं आ मानेंगे जाए। ही नहीं। तो वहां फेल हो गया हैमर साहब, एक फेल हो गए। कहाँ? किसको? जैसे मानो आप काली है, आर्सेनिक है, हाँ, ये हाँ। वाली मेडिसिन कितनी काउंसलिंग कर लो, ये मानेंगी ही नहीं। एक बात है, और अमित शर्मा मेंटल भाई, स्ट्रेस है। इससे भी खूबसूरत आंसर ये है कि जब आप उसमें जाओगे इमोशनल एंड मेंटल डिजीज में, तो वहां ये बताया है नीमैन साहब ने कि यदि आपकी बॉडी पे ऑर्गेनिक चेंजेस आ गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए, तो काउंसलिंग इवन और उल्टा असर डालती है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और बढ़ा फिजियोलॉजिकल देती है लेवल उसकी पैथोलॉजी को काउंसलिंग। बढ़ा देगी। हाँ, काउंसलिंग का रोल फिजियोलॉजिकल। केवल और केवल जब तक है जब तक बॉडी ने अपने ऊपर उस प्रोसेस को नहीं लिया है। केवल माइंड तक है, अभी मेंटल प्रोसेस है वो अभी। वहां आपकी हुँ। काउंसलिंग कुछ केसेस में काम करती है डॉक्टर्स जी, अभिषेक, जी, और वहां भी हनीमैन जी, साहब ने कहा वहां भी आपने एक एंटीसोरिक तो फिर भी देनी पड़ेगी, ताकि वो बार बार ना गिरे उस पे जाकर के गड्ढे में। बिल्कुल, कन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रास्ता है मेडिसिन बिल्कुल। पहुंचने का, सब कुछ कन्फ्लिक्ट ही नहीं है। हुँ, हुँ। बताया ना, हाँ, वो जैसे कोज पे तो पहुंच गए 100% बिल्कुल सर। खूबसूरती के साथ, लेकिन कारण पे पहुंच गए, निवारण पे नहीं पहुंच पाए हुँ। हैमर साहब। बिल्कुल सर, निवारण उनका बिल्कुल अधूरा रह गया, बिल्कुल। और इसलिए लोगों ने फिर उनकी इस कमी डिवाइड का कर दिया। फायदा उठा करके उन्हें जबरदस्त बदनाम कर दिया दोस्त। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो इसलिए इसलिए हम भी कारण तक ही यूज करें जीएनएम को, कारण को जानने में बस, मदद ले, बस, ना बस। कि निवारण का उसका तरीका अपनाएं। हम्म, बिल्कुल सर। तो थोड़ी सी लाइनें रह रही हैं, इसको करके रुकेंगे आगे। हाँ, हाँ। जी। कह रहे हैं द प्रोग्रेसिव डिजनरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट्स, कार्टिलेजेस एंड बोन्स in various arthritis is essentially an effect of maluse or indiscriminate use of painkillers, whether they are allopathic, ayurvedic or homeopathic। लो जी, बिल्कुल खोल के रख दी बात बड़े सर ने। कह रहे हैं यदि प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो रखा है या डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है किसी जॉइंट का या कार्टिलेज का या बोन का, भिन्न भिन्न प्रकार के आर्थराइटिस में, आवश्यक रूप से वहां पर एक बात तो जरूर है कि माल यूज हो रहा है, गलत यूज हो रहा है, और इनडिस्क्रिमिनेट, बिना
सूझबूझ के जो है यूज करता जा रहा है इंसान पेन किलर मेडिकल स्टोर से ले लेके, चाहे वो एलोपैथिक ले रहा है, चाहे वो आयुर्वेदिक ले रहा है, चाहे वो होम्योपैथिक ले रहा है। अमितपाल भाई जो अक्सर आप उठाते हो बात, जी तो ये इस वजह से आगे बढ़ रही है ये प्रोग्रेसिव डिजनरेशन, एक बात। या फिर ये है कि प्रोसेस आपने रोक नहीं पाए कोई राइट सिमिलियम देके, वो अपनी नेचुरल स्पीड से भी बढ़ रहा होगा आगे को, दूसरा कारण ये भी है। फिर आता है तीसरा ट्यूमर। ट्यूमर पे बात बढ़ा रहे हैं। ट्यूमर को कह रहे हैं कि इडीमा और स्वेलिंग ट्यूमर होता है ये इन्फ्लामेशन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ इडीमा or swelling is somewhat of simultaneous affairs along with the reduction in vascularization and pain, stiffness and gardening. Again, a protective mechanism should go away only after inflammation and pain have subsided. ये जो आपका ट्यूमर है, ये जो इडीमा है, स्वेलिंग है, कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ इडीमा और स्वेलिंग इज समवॉट ऑफ ए साइमल्टेनियस अफेयर, ये साथ साथ ही एब्जॉर्ब हो जाता है, सूजन उतर जाती है जैसे जैसे आपका मतलब रिडक्शन इन वैस्कुलराइजेशन के होते होते, और पेन और स्टिफनेस और गार्डनिंग, अगर ये सब कुछ कहें तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये अपने आप चले जाते हैं जब इन्फ्लामेशन चला जाता है। द यूज ऑफ मसल रिलैक्सेंट इज डेंजरस as guarding by muscles is relaxed even before inflammation has subsided. लो जी साहब, ये जो मसल रिलैक्सेंट देते हैं ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि आपने अभी इन्फ्लामेशन तो सबसाइड करा नहीं, हुआ नहीं आपसे, और आपने मसल ने जो गार्ड ले रखा था उसको रिलैक्स कर दिया। मतलब सही मायने में जब समझ में आती है चीजें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार क्या कर रहे हो। आप किनारे पे खड़े हो, गिरने वाले हो किसी खाई में, आपने एक रस्सी पकड़ रखी है, आपने वो बंदे ने आपका वहां से हटाया तो है नहीं, रस्सी काट दी क्यों भैया अमित? जी बिल्कुल सही बात रस्सी है। काटने जैसा है कि आपने किसी रस्सी का सहारा ले रखा था, बिल्कुल सर। कहीं गिरने वाले थे, आपने वो गिरने का कारण तो हटाया नहीं, नीचे कुछ लगाया नहीं, रस्सी जो पकड़ रखी थी ये और काट दी। अब उस इंसान की क्या स्थिति होगी, ये शरीर की हो जाती है जब इस तरह के ये गार्ड हटाते हैं मसल रिलैक्सेंट दे करके, एंटी इन्फ्लामेटरी दे करके। The use of muscle relaxant is dangerous as the guarding by muscle is relaxed even before inflammation has subsided. नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट है इसका फंक्शनल ऐसा, कोई सेल, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन, कोई ऑर्गेनिज्म लेस ऑफ फंक्शन में क्यों जाता है इन्फ्लामेशन के तहत, उसका क्या मकसद है? दैट इज लॉस ऑफ फंक्शन, ये लॉस ऑफ फंक्शन है। The dreaded inflammatory disease mentioned above are all due to the first defense mechanism at work. जितने भी भयानक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो ऊपर बताए गए हैं ये केवल और केवल फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म एट वर्क है, इसलिए हैं। If most of the dreaded inflammatory diseases mentioned are due to first defense mechanism at work, then there is possibility that most of the other diseases which do not fall into this category, तो जब तक ये फर्स्ट डिफेंस चल रहा है मैकेनिज्म का, कितने भी ट्रेडेड ऊपर वो आ रहे इन्फ्लेमेटरी डिजीज आपके पास, तो अभी वो सेकंड कैटेगरी में तो गया ही नहीं है, अभी तो सब कुछ फिजियोलॉजिकल उस पर चल रहा है। आर आल्सो ड्यू टू सेल डिफेंस मैकेनिज्म एट वर्क, और ये सब चीज इसलिए है जितनी भी ऊपर इन्फ्लेमेशन के रूप में है, चाहे वो ड्रेडेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, वो सब सेल डिफेंस मैकेनिज्म एट वर्क है, और वो भी फर्स्ट डिफेंस। तो यहां तक ये सारी बातें फर्स्ट डिफेंस या फिजियोलॉजिकल डिफेंस की बड़े सर ने करी। अगले डिस्कशन में करेंगे द सेकंड डिफेंस क्या होगा, सेकंड डिफेंस की दो कैटेगरी कैसे होंगी, सेकंड डिफेंस कंस्ट्रक्टिव डिफेंस और सेकेंडरी डिफेंस डिस्ट्रक्टिव डिफेंस किस तरह से बॉडी में चलते हैं। ठीक है, यहीं रुके भाई आज। बिल्कुल आज सर। भी यहीं रुकते हैं। राम राम सर। सबको राम राम भाई, सबको नमस्ते, राम राम सबका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। राम राम साहब।